भाई उसका क्षत्रिय नाम है। क्षत्रिय नाम ऐसे है कि गुजरात में और मध्य प्रदेश में उसे विंध्याचल के नाम से जाना जाता है, और पूर्वी जो मध्य प्रदेश है उसमें उसे कहा जाता है भालनेर पर्वत। फिर वो प्रवेश करता है बिहार में, तो बिहार में उसे कहा जाता है कैमूर श्रेणी। और ये जो विंध्याचल पर्वत है, इसी विंध्याचल पर्वत क्षेत्र के अंदर आपका गिर अभयारण्य स्थित है। गिर जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये दो चीजें हो रही हैं, इतना नहीं बता था, बाकी कुछ नहीं है, जो काम चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, ब्लॉक पर्वत है, सबसे ऊंची चोटी, इसकी सभावना चोटी है, सेंट्रल पीक कहा जाता है। विंध्याचल भारत को दो सांस्कृतिक भागों में बांटता है, उत्तर में आर्य और दक्षिण में द्रविड़। फिर उसके नीचे है सतपुड़ा। सतपुड़ा जो है ये भी एक ब्लॉक पर्वत है। क्या है? ब्लॉक या खंड पर्वत। ब्लॉक या खंड पर्वत है। जिस प्रकार आपने देखा कि विंध्याचल विंध्याचल जो है ये एक तो चूना पत्थर का उत्पादन करता है और एक करता है हीरे का उत्पादन। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है किस उत्पादन के लिए जानी जाती है? चूना और हीरे के लिए। जबकि सतपुड़ा ये सबसे ज्यादा उत्पादन करता है बालू पत्थर का। बालू पत्थर का मुख्य स्रोत है ये, मुख्य स्रोत। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी यह है धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़। दूसरा, सतपुड़ा जो श्रेणी है इसमें एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है जिसका नाम है पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश में। इस श्रेणी में स्थित मुख्य पर्यटन स्थल पंचमढ़ी है। कौन सा है? पंचमढ़ी। ये पंचमढ़ी कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। फिर इसके बाद में दूसरी जो पर्वत श्रेणी है वो है सह्याद्री। सह्याद्री यहां कह सकते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। ये जो भाग है ये है विंध्याचल। विंध्याचल के नीचे यहां पे एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है नर्मदा। फिर एक भाग है जो है आपका सतपुड़ा, इसके नीचे एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है ताप्ती। ये ताप्ती नदी जहां समुद्र में मिलती है यह है ताप्ती नदी का मुहाना। क्या है? ताप्ती का मुहाना। मुहाना मतलब जब नदी अपने जल को सागर जल में डाले। मुहाना अंतिम पड़ाव जहां पे है, या वो मुख जहां पे वो सागर में मिल रहा है। यहां से लेकर इस जगह से लेकर और इस कन्याकुमारी क्षेत्र तक, कन्याकुमारी, ये जो भाग है ये क्या कहलाता है? ये पूरा भाग कहलाता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री भी कहा जाता है, ये कहां से कहां तक है? तो ये ताप्ती नदी मुहाने से कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। कितनी है? 1600 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। अब यहां से अक्षांश गुजरता है 16 डिग्री अक्षांश। ये 16 डिग्री अक्षांश क्या कर रहा है? सह्याद्री को दो भागों में बांट रहा है, ये उत्तरी सह्याद्री और ये दक्षिणी सह्याद्री। 16 डिग्री अक्षांश इसे दो भागों में बांटता है, दो भागों में बांटता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। अब इन दोनों की जो अलग अलग ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो कौन कौन सी हैं? इस उत्तरी सह्याद्री में सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कलसुबाई। कौन सी है? कलसुबाई चोटी। और दक्षिणी सह्याद्री में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कुद्रेमुख चोटी। कुद्रेमुख चोटी। और पूरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी कौन सी है? कुद्रेमुख। संपूर्ण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई, दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख, संपूर्ण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख। टोटल लंबाई 1600 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 1200 मीटर। खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये यूनेस्को के द्वारा जैव संरक्षित वह भारत का मुख्य हॉटस्पॉट क्षेत्र है। हॉटस्पॉट क्षेत्र है, हॉटस्पॉट क्षेत्र है। अब हॉटस्पॉट ये वो नहीं है तो मोबाइल से वो समझ लेना इसको, नहीं ऐसा है कि हॉट का मतलब ताकत तो गर्म, स्पॉट मतलब क्षेत्र नहीं। बिल्कुल बात सही है, गर्म क्षेत्र, लेकिन कैसे गर्म? प्राकृतिक रूप से तनावशील। कहने का मतलब कि इस क्षेत्र पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये क्षेत्र कभी समाप्त हो जाएगा, फिर हम कहेंगे कि सह्याद्री हुआ करती थी। समझ गए? इसलिए हॉटस्पॉट आ गया है। जैव संरक्षित इसलिए क्योंकि यहां पे पाया जाता है सदाबहार वन। भारत के दो क्षेत्र हैं जहां सदाबहार वन है, एक तो पश्चिमी घाट पर और एक अंडमान निकोबार में। हम जहां सदाबहार वन होंगे वहां पे वनों में अलग अलग प्रकार की उनकी प्रजातियां होंगी, अलग अलग प्रकार के जीव होंगे और प्रकृति के अनुकूल होंगे, फायदेमंद होंगे, सघनता ज्यादा होगी। 12 महीने हरियाली सदाबहार कैसे होंगे? तो 12 महीने क्या है? हरे भरे रहे। तो वो क्षेत्र पर्यावरण के अनुकूल क्योंकि 12 महीने ऑक्सीजन मिलेगी। अब ऐसा क्षेत्र जिसकी स्थिति है जो एक दरार में टूट चुका है और शुद्ध रूप में पहाड़ी क्षेत्र है। अब टूट के साथ जो है वो सारी हो रहा है। अगर ये पूरा टूट गया, मुख्य भूमि से अलग हो गया तो या तो अलग क्षेत्र हो जाएगा या अलग हो जाएगा। तो हमें तो नुकसान होगा हर बात का, इसलिए हॉटस्पॉट क्षेत्र आ गया। तो यहाँ पे ना कोई मानव गतिविधियां होती हैं, ना ही किसी प्रकार की खनन गतिविधियां होती हैं, ना ही किसी अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित कोताही बढ़ती जाती है। अगर किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आने की संभावना होती है तो सरकार तुरंत प्रभाव से सक्रिय हो जाती है। जो आपका आपदा प्रबंधन संगठन है वो तुरंत सक्रिय होता है, तुरंत कार्य करता है। तो यहीं पे एक तितली पाई जाती है, ब्लू मॉर्मन, जो महाराष्ट्र की राज्य तितली है और भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र जिसने अपनी राज्य तितली घोषित की है। अब तक महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, शायद तुम केरल का पता नहीं, देख लेना। अंतिम शायद मध्य प्रदेश ने घोषित की, केसर हिंद का कैसे हो जाए, ठीक है? तमिलनाडु में तमिल पे हो, उत्तराखंड में वो गोल्डन पिकॉक, कर्नाटक में पता नहीं, मेरे 4-5 नाम याद है वो मैंने बता दिया। महाराष्ट्र पहला राज्य है, ये मेरे को पता है। छह में 12 मास होती है, 12 महीने सक्रिय रहे। और दीपक जी सुना बताया काम दिया, सुना कौन सा नाम कर रहा हूं। तो ये है आपकी सह्याद्री, ठीक है? चाहो तो लिख लेना नोट लगा के। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली ब्लू मॉर्मन, ब्लू मॉर्मन तितली महाराष्ट्र की राज्य तितली है, महाराष्ट्र की राज्य तितली है।
फिर एक चीज याद रखना इसमें, सह्याद्री में इसका एक पर्टिकुलर रीजन है सह्याद्री का, जिसे कहा जाता है बाबा बदून की पहाड़ियां। बाबा बदून की पहाड़ियां ये सह्याद्री का हिस्सा है। अब बाबा बदून की पहाड़ियां क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये भारत का मुख्य लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा है? लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। उत्पादक क्षेत्र है। तो सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का वह जैव संरक्षित क्षेत्र जहां लौह अयस्क का उत्पादन होता है सह्याद्री, सह्याद्री का वह भाग जो लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बाबा बदून की पहाड़ियां। बाबा बदून की पहाड़ियां साथ साथ उतार तो समझ में नहीं आता। टाइम दे रखा भाई साहब, 25 मिनट से एक स्लाइड चल रही है, वो टाइम तो क्या 4-5 दिन दे दूं? बता दिया। अगला है अन्ना मलाई की पहाड़ियां। अन्ना मलाई की पहाड़ियां। अब इनमें कोई ज्यादा डिटेल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल बातें याद करनी है। अन्ना मलाई की पहाड़ियां, इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुडी। अनाई मुडी। अनाई मुडी ये अन्ना मलाई की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये संपूर्ण दक्षिण भारत की, संपूर्ण दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है। कंफ्यूजन मत पालना। बाबा बदून ने कॉफी की तस्वीर कैसे की? बोल नहीं सकता, नहीं बोल दूं। संपूर्ण भारत की मैं विचार देखो, उत्तरी मुख की बात करें तो ये संपूर्ण सह्याद्री की चोटी है, ठीक है? लेकिन सह्याद्री का कौन सा भाग है? दक्षिण सह्याद्री। ये पूरा भारत दक्षिणी भारत है। इस पूरे दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुडी। और अनाई मुडी जो है ये ऐसे अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, और यहां पे क्या है? यहां स्थित है आपकी अनाई मुडी। अनाई मुडी। अनाई मुडी समझ गए? ये पूरा दक्षिणी भारत है। इस पूरे दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुडी। उत्तरी मुख ये दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, और इस पूरी सह्याद्री की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण दक्षिण में कंफ्यूजन मत होना, एक संपूर्ण दक्षिणी भारत की बात कर रहा है। संपूर्ण दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुडी। फिर है इलायची की पहाड़ियां। इलायची की पहाड़ियां, इन्हीं का दूसरा नाम है कार्डेमम हिल्स। कार्डेमम हिल्स। ये जो कार्डेमम है, इलायची को अंग्रेजी में कार्डेमम कहा जाता है। अब ये इलायची नहीं, छोटी इलायचियां, बड़ी बड़ी इलायचियां जो गरम मसाले और काम आती हैं। गरम मसाला सांबर वाबर बनाते हैं ना, उसमें डालते हैं, पत्ते पत्ते से कुछ होती हैं, वो गरम मसाला। और वो गरम मसाला इंडियन गरम मसाला वो नहीं है, साबुत होता है वो गरम मसाला। तो जो यूरोपियंस भारत में आए थे उनका उद्देश्य उसी गरम मसाले को प्राप्त करना था, और भारत का मसाला राज्य कौन सा है? केरल। इलायची की पहाड़ियां कार्डेमम हिल्स, यह है मसाला उत्पादन प्रधान क्षेत्र है। प्रधान क्षेत्र है। प्रधान क्षेत्र है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगस्त्य मलाई। अगस्त्य मलाई। एक में अन्नामुडी है, एक में अगस्त्य मलाई है। अगस्त्य मलाई है। फिर है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां एक तो भारत का पहला बायोस्फीयर क्षेत्र, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र। रिजर्व क्षेत्र कहां पे है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। दूसरा, इसमें एक क्षेत्र पर्यटन के लिहाज से बहुत ही ज्यादा विश्वविख्यात है, वो है ऊटी, जिसका वास्तविक नाम क्या है? उड़नकुलम। खाली ऊटी याद रखो आपको। ऊटी। ऊटी प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र स्थित है, स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। दोदा बेटा। दोदा बेटा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। इसी पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है जनजाति टोडा। टोडा जनजाति, जिसे भैंस संस्कृति भी कहा जाता है। भैंस संस्कृति भी कहते हैं, निवास करती है, निवास करती है। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा भैंसों का पालन कौन सी जनजाति कर रही है? टोडा जनजाति। भैंस अधिक पालने के कारण इसको क्या कहा जाता है? भैंस संस्कृति कहा जाता है। दूसरा, ये जो टोडा जनजाति है ना, इस टोडा जनजाति में पाई जाती है बहुपति प्रथा। बहुपति प्रथा पाई जाती है। अगर भारत में ऐसा नहीं है कि बहुपति प्रथा या बहुपति प्रथा जैसी पाई जाती हो। कुछ लोग हैं पुराना समय था जो सक्षम थे, वो करने लगते थे समाज में। आज भी अगर समाज में अगर प्रतिष्ठित है, कोई समाज में किसी प्रकार का परिवार या कोई दबाव नहीं है, सक्षम है अगला, तो रखते हैं। अभी सच्चाई का मतलब है, मैं वो तो कह रहा हूं, लग रहा है अभी कि मैं 1 2 3 4 कर लूं, लेकिन बात तो ये है जब वो एक आएगी ना, कार्य करने वाली अकल आ जाएगी। मैं कह रहा हूं तुम खुद बोल जाओ ना, वो बोल बात उसके आने के बाद में दूसरी पालना छोड़ो। लेकिन अभी भी कई समाज के ऐसे वर्ग हैं या कई जातियां जनजातियां हैं जिनमें बहुपति प्रथा और बहुपति प्रथा दोनों जायज हैं। कारण क्या है? बहुपति प्रथा की बात करें तो एक तो उत्तराखंड, एक हिमाचल और एक आपका तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में अभी भी ये रिवाज चलते हैं। उसका कारण क्या है? कारण ये पहाड़ी क्षेत्र है, उपजाऊ भी है, लेकिन जो खेत होते हैं, जो होती है उसका आकार छोटा है, खेत छोटे हैं। अगर परिवार में 2 या 3 भाई हैं, अलग अलग शादियां करेंगे, सीधी सी बात है, मनका होगा, संपत्ति का होगा, परिवार होगा, वो और छोटा हो जाएगा। अब एक ही पत्नी होगी, छोड़ के कौन आ जाएगा? तो वहां ये परंपरा है कि समाज में इस टोडा जनजाति के जो परिवार हैं, उन परिवारों में जितने हम उम्र के पुरुष होते हैं, वो एक ही पत्नी से शादी करते हैं, एक ही महिला से शादी करते हैं। उसे कहा जाता है बहुपति प्रथा, ठीक है? ताकि परिवार संयुक्त रूप से बना रहे। सिर्फ एक कारण है कि मैं चुप हूं, बाकी अति प्रथा बहुत कमी हो, ठीक है? फिर है पलानी की पहाड़ियां। पलानी की पहाड़ियां ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। कौन सी? पलानी की पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित है। लास्ट नोट लगा के लेना, मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी पर्वत चोटी, चोटी तमिलनाडु में महेंद्रगिरी है। कौन सी है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी है।
स्पीड थोड़ी फास्ट करना, चैप्टर करना कंप्लीट। सबसे बड़ा चैप्टर यही है, बाकी नहीं है। अब ये जो सह्याद्री है, इस सह्याद्री में कुछ दर्रे पाए जाते हैं। जैसे आपने हिमालय में देखा, वैसे यहाँ पे क्या है, दर्रे हैं। तो सह्याद्री के मुख्य दर्रे कौन कौन से हैं? इन दर्रों में एक तो है भोर घाट, यहाँ पे क्या कहा जाता है, घाट कहा जाता है, भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट। एक है सैन कोटा दर्रा, सैन कोटा दर्रा, भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट और सैन कोटा दर्रा, ये 4 दर्रे जो यहाँ पे पाए जाते हैं। भोर घाट दर्रा जो है ये मुंबई से नासिक जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है, या फिर मुंबई से नासिक जब जाते हैं तो कौन सा दर्रा आता है, भोर घाट दर्रा आता है। लेकिन वर्तमान में ये जो दर्रा है ये मुख्य मार्ग प्रदान करता है मुंबई से पुणे, किसे, मुंबई से पुणे, मुंबई से पुणे मुख्य मार्ग प्रदान करता है मुंबई से पुणे। थाल घाट ये मुंबई से नासिक तक है, मुंबई से नासिक तक, नासिक तक, मुंबई से नासिक तक। पाल घाट जो है ये कोची से कोयम्बटूर, कोची से कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर जिसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर। अगर ये पूछा जाए कि कौन सी पहाड़ियों को जोड़ता है पाल घाट, तो ये अन्नामलाई, अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य, नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य स्थित है। फिर है सैन कोटा दर्रा, कोटा दर्रा, ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, मदुरई, मदुरई से जोड़ता है, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। पहाड़ियां कौन सी हैं, अन्नामलाई व इलायची की पहाड़ियां, केरल में, हाँ केरल में, दक्षिण में केरल, जहां तमिलनाडु को मिल रहे हैं वहां पे अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियों के मध्य, पहाड़ियों के मध्य। बता दिया क्या, बहुत ही रहे, बहुत ही रहे, पढ़ो, बता दिया। अब है भारत के तटीय क्षेत्र, भारत के तटीय क्षेत्र। भारत में 2 तटीय क्षेत्र हैं, एक पश्चिमी तट और एक पूर्वी तट। अब तट होता क्या है, तो किसी भी क्षेत्र की मुख्य भूमि का वो भाग जहां पे समुद्र उससे मिलता है या समुद्र मिलता हुआ प्रतीत होता है वो क्या कहलाता है, तट। सिंपल भाषा में बीच, जहां आप घूमने जाते हो, बस इतना सा याद रख लो, ठीक है। तो हमारे पास में 2 तट हैं, एक है पश्चिमी तट और एक है पूर्वी तट। ये आपकी सह्याद्री, इस सह्याद्री क्षेत्र के समांतर ही जो भाग समुद्र से लगा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, तट कहते हैं। तो भारत के अंदर तट की बात करें तो शुरू होता है गुजरात से, क्योंकि गुजरात से जाता है। तो सबसे पहला जो तट है हमारे पास में वो है कच्छ का तट। कौन सा है, कच्छ का तट। दूसरा तट हमारे पास कौन सा है, काठियावाड़ का तट, काठियावाड़ का तट। ये दोनों ही तट कहां स्थित हैं, ये दोनों ही तट स्थित हैं गुजरात में, गुजरात में। फिर है दूसरा हमारे पास कोंकण का तट, कोंकण का तट। कोंकण का जो तट है वो महाराष्ट्र से गोवा तक है, कहां तक है, महाराष्ट्र से गोवा तक। इसका तट कहलाता है कोंकण का तट कहलाता है, महाराष्ट्र से गोवा तक का तट क्या कहलाता है, कोंकण का तट कहलाता है। फिर तीसरा तट है कन्नड़ का तट, कन्नड़ का तट, गोवा से लेकर और मंगलोर कर्नाटक, मंगलोर और मंगलोर कहां, कर्नाटक। ये जो तट है ये कौन सा तट कहलाता है, कन्नड़ का तट कहलाता है, कन्नड़ का तट कहलाता है। मंगलोर से लेकर जो कन्याकुमारी क्षेत्र है, कन्याकुमारी क्षेत्र, और कन्याकुमारी क्षेत्र कहां पे है, तमिलनाडु। ये कौन सा तट कहलाता है, ये कहलाता है मालाबार का तट, मालाबार का तट। तो पश्चिमी घाट पे जो जो तट स्थित है, एक है कच्छ का तट, दूसरा है काठियावाड़ का तट, दोनों गुजरात में है, तीसरा है कोंकण का तट जो महाराष्ट्र से गोवा के बीच में है, चौथा है कन्नड़ का तट जो गोवा से मंगलोर कर्नाटक के बीच में है, पांचवा है मालाबार का तट जो मंगलोर से कन्याकुमारी तक है। ये आपका पश्चिमी तट है जो पश्चिमी घाट पे स्थित है। जब आप पढ़ते हो मानसून का प्रवेश द्वार, जब आप पढ़ते हो आम्रवृष्टि, जब आप पढ़ते हो चेरी ब्लॉसम, जब आप पढ़ते हो काल बैसाखी, जलवायु पढ़ते हो ना, उसमें वर्षा के प्रकार आते हैं। आम्र वर्षा कहां होती है, सुनहरी फुहारों की बौछार कहां होती है, काल बैसाखी वर्षा कहां होती है, या भारत में मानसून का प्रवेश द्वार कौन सा तट है, इसलिए ये तट के नाम जो है आपको आगे आने वाले समय में आपको काम आएंगे जब हम जलवायु वर्षा वो चैप्टर पढ़ेंगे तब। बता दिया। अब है पूर्वी तट, पूर्वी जो तट है, इस पूर्वी तट की खास बात यह है कि ये एक मैदानी क्षेत्र है। पूर्वी जो तट है यह एक स्पष्ट मैदानी क्षेत्र है, स्पष्ट मैदानी तट है, मैदानी तट है। अब अगर ये मैदानी तट है तो ये ज्यादा कटा फटा होगा, और ज्यादा कटा फटा होगा तो व्यापार की दृष्टि से, व्यापार के लिहाज से ये क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि अगर समुद्री धाराएं उससे टकराएंगी तो मैदानों का कटाव करेंगी और वहां पे जो बंदरगाह बनेंगे उन बंदरगाहों के आकार क्या होंगे, बड़े होंगे। लेकिन इस पूर्वी तट पे सबसे ऊंची चोटी, हालांकि है तो ये मैदानी भाग, लेकिन कहीं कहीं पहाड़ियां हैं, तो जहां पहाड़ियां हैं उन पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ऊंची चोटी किसकी, पूर्वी तट की सबसे ऊंची चोटी। इस चोटी का नाम है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। और वैसे इसका वास्तविक नाम है अरायाकोंडा, 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 अरायाकोंडा।
देखना पूर्वी तट, पूर्वी तट का सीमांकन, का सीमांकन स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक है। पूर्वी तट स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक, इसके दो भाग हैं, एक स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कृष्णा नदी तक। कौन सी नदी तक? कृष्णा नदी तक। ये जो भाग है स्वर्ण रेखा से कृष्णा नदी तक का, इसको कहा जाता है उत्तरी सरकार। क्या कहते हैं इसको? उत्तरी सरकार। और यहां कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक का जो भाग है इसको कहा जाता है कोरोमंडल, कोरोमंडल। तो पूर्वी तट के दो भाग, उत्तरी सरकार, सरकार तट, और दूसरा कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। तो उत्तरी सरकार तट ये है, कोरोमंडल तट ये है। इस तट पे कुछ उपजाऊ मैदान है, उपजाऊ मैदान, और मुख्यतः तीन है। कौन कौन सा? उत्कल का मैदान, उत्कल मैदान, दूसरा आंध्रा का मैदान, तीसरा तमिलनाडु का मैदान। उत्कल का मैदान मतलब उड़ीसा के आसपास का भाग, आंध्र का मैदान आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, तमिलनाडु तमिलनाडु वाला क्षेत्र। तमिलनाडु का जो मैदान है इसे कहा जाता है दक्षिण भारत का धान का कटोरा। क्या कहते हैं इसको? दक्षिण भारत का धान का कटोरा, धान का कटोरा। कौन सा? तमिलनाडु का मैदान, दक्षिण भारत का धान का कटोरा। अब बचे आपके पठार और द्वीप। पठार हो गया? नहीं हो ना? पठार और द्वीप दो बचे आपके। करवा दूंगा क्लास है इसकी, अगली क्लास में करेंगे, कल 8 बजे वापस याद दिलाना।